चलिए, स्वागत है आप सभी का। गाइस, एक ज्ञान की बात अभी से ही सुन। पहला प्यार और पहली आरटीपी बहुत कुछ सिखा के जाती है। सर, आईबीएस की पहली पहली आरटीपी इंस्टीट्यूट ने इश्यू कर दी। इस आरटीपी में 2 केस स्टडीज है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर ये केस स्टडी कराओ, जो मैं वैसे भी कराने वाला था। लेकिन स्टूडेंट्स इससे डर क्यों रहे? बिकॉज ध्यान दें, केस स्टडी 1 यहाँ से स्टार्ट होती है और देखना चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। यहाँ पे 10th पेज पे इसका जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। 10th पेज पे मतलब 9 पेज का क्वेश्चन, ठीक है। फिर उन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव पार्ट और एमसीक्यूज पूछे। इस केस स्टडी में आपका कॉस्टिंग का अराउंड 10 मार्क्स का कंटेंट है आउट ऑफ 25 एससीएमपी का, जो पहली 15 केस स्टडीज में बिल्कुल नहीं था। बहुत कम कॉस्टिंग दिया था, अब भर भर के दे दिया। अच्छा, जो पहले केस स्टडीज आई थी 15 और अभी 2 आई है, उसमें एक चीज चेंज है। जो पहली 15 केस स्टडीज थी उसको मैं बोलता हूं सर नॉर्मल केस स्टडी, जिसमें एक पैराग्राफ है उसको पढ़ना है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा या 2 मार्क का एमसीक्यू मिल जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा है इसको मैं बोलूंगा सर बिजनेस केस स्टडी। सर बिजनेस केस स्टडी से आपका क्या लेना देना है? ध्यान दो, बिजनेस केस स्टडी में क्या होगा, आपको एक इंडस्ट्री देंगे, उस इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन देंगे, फिर उसमें इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली एक बिजनेस एंटिटी देंगे, उसका इंफॉर्मेशन देंगे, उसकी पोजीशन देंगे मार्केट में कैसी है, उसके न्यूमेरिकल्स देंगे, नंबर्स देंगे। आपको लगेगा कि कोई आपको पिच मारने आया, आप शार्क टैंक में बैठे हो, ठीक है, आप शार्क हो, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और उसमें से आपको आंसर करना। अच्छा, ये जो बिजनेस की स्टडी है ये पहले कहाँ आती थी सर? पेपर 5 ओल्ड में एससीएमपी में आती थी। एससीएमपी का स्पेलिंग भूल गया, ठीक है। पहले एससीएमपी में ऐसी केस स्टडीज आती थी और ये थोड़ी परेशान करती थी स्टूडेंट्स को। लेकिन अभी आपके लिए बेटर चीज क्या है कि ये जो एससीएमपी वाला पोर्शन है ना, वो अराउंड 10 मार्क्स का है, बाकी के 15 मार्क्स अभी भी आपके हाथ में है। पूरा 25 मार्क्स का एससीएमपी का केस स्टडी नहीं है। तो पहले तो डरना बंद कर दो कि इतना बड़ा केस स्टडी कैसे पढ़ेंगे, हो जाएगा। एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको पहले भी बताया कि रिक्वायर्ड पार्ट पहले पढ़ना है, रिक्वायर्ड पार्ट पहले पढ़ना है, रिक्वायर्ड पार्ट पहले पढ़ना है। अब उसका आपको रियल इंटेंशन समझ में आएगा। जब इतनी बड़ी केस स्टडी आप हैंडल करने की कोशिश करोगे तब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्या होता है वो आपको रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ने से ही आएगा। इस केस स्टडी में 2 या 3 नए कंसेप्ट भी है जो एससीएमपी में थे, आपके 5 सब्जेक्ट्स में नहीं है। कॉस्टिंग सेल्फ पेस में है। जितना रेलेवेंट है मैं करवा दूंगा ताकि आपका ये केस स्टडी स्मूथली सॉल्व हो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पार्ट पहले पढ़ेंगे, जो स्ट्रैटेजी हम पहले यूज करते थे वही करेंगे। एंड एंड में आपको ऐसे ही लगेगा कि है, कैसा लगेगा? है कुछ नहीं, ठीक है। तो आइए फटाफट से रिक्वायर्ड पार्ट पे जंप कर देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। फोन साइलेंट कर दो आप भी और मैं भी कर देता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए ना आपको चाहिए, ठीक है। आ जाइए फटाफट से एमसीक्यूज पे ध्यान दो। Aircrafts operated by KG Airlines, whether owned or leased, require periodic maintenance. These are high value costs. As of the reporting date, provisions need to be made for these expenses based on the number of variable factors and assumptions. Likely utilization, expected cost of these maintenance cost at future date, condition of the aircraft engine, etc. मतलब प्रोविजन करना पड़ता है जिसमें बहुत सारे assumptions involved होते हैं. Due to complexity and subjectivity of these conditions, auditors rely on management judgment in order to quantify the amount of provision to be made. This would have been example of which type of risk? Sir, inherent risk आता है। जिसने थोड़ा बहुत भी ऑडिट पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है, उसको पता होगा कि इसमें इनहेरेंट रिस्क आंसर आता है। बिकॉज इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल इंप्लीमेंट करने से पहले ये रिस्क बिजनेस रिस्क है, ये रिस्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड रिस्क है, ये इनहेरेंट रिस्क है। इस पे मैं कितना भी कंट्रोल लगा दूं मैं इसको जीरो नहीं कर सकता। 2 मार्क बिना केस स्टडी पढ़े आपको मिल गए, और 2 मार्क का इंपॉर्टेंस एक सीए फाइनल स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। आइए, द कैशियर कमिटेड फ्रॉड एंड एब्सकॉन्डेड विद द प्रोसीड्स. The chief accountant was unaware of when the fraud occurred. During the audit, the auditor failed to discover the fraud.
However, after completion of the audit, the chief accountant discovered the fraud. An investigation indicated that auditor did not exercise proper skill and care performing the work in desultory and haphazard manner. Desultory मतलब जिसका कोई result नहीं होता. Which of the following statement accurately characterize the situation and the subsequent action? Audit का question. KG Airlines has decided to remove the expiration date on the frequent flyer miles. ये क्या होता है देखते हैं. It has done to improve customer satisfaction of its flyers. Flyers मतलब customers. Using the Kano model. ये क्या है नई चीज है पढ़ेंगे. Which of the following attributes of the Kano model does pertain to does not नहीं ध्यान दें does pertain to चार ऑप्शन दिए ये Kano model पढ़ेंगे तो पता चलेगा. Assuming that Mr. Stephen is eligible to be appointed as a director. In line with the requirements, KG Airlines aimed to fulfill the vacancy caused by resignation. Resignation of Mr. KB Chakraborty by nominating Mr. Stephen as an independent director. However, Mr. Ravi Kishan, a Bhojpuri actor, a board director objected, contending that Mr. Stephen lacks eligibility for the board position due to already occupancy of a position as an independent director in 3 listed entities. Evaluate Mr. Ravi's claim. ठीक है. Given the few parameters that need to be considered while using Porter's 5 forces model, ये भी पढ़ेंगे. Match the parameter to the appropriate category of the model. ठीक है. Descriptive. Construct a balanced scorecard table for KG Airlines, identifying 2 goals along with corresponding performance measures for each perspective. Evaluate the relevance of these goals and performance measures to KG Airlines. On 19th October 23, Mr. KB resigned after working about 45 days as a director in the board. The board wishes to fill the vacancy by appointing Mr. Stephen in the capacity of ID in the forthcoming meeting of the board. The board meeting is scheduled on 31st December 23. Advise the board keeping in view the provisions of Companies Act 13 with respect to appointment of Mr. Stephen, and secondly, find the maximum time period in which the proposed appointment of Mr. Stephen can be made. To recognize ticket sales from the flights KG Airlines operates, you are required to answer the following questions. Determine the transaction price of KG Airlines in the given case as per Ind AS 115. How should it recognize revenue of tickets related to scheduled future flights? Does KG Airlines have to pay GST on import levies like user development fee, passenger service fee, etc. collected from the passengers? Briefly discuss. Does KG Airlines have to pay GST on collection charges of ₹5 charged for the collection service provided by the airline to the airport operators? Briefly discuss. अच्छा इसका वेटेज मेरे हिसाब से क्या होगा. इस क्वेश्चन का तो 5 मार्क होगा पूरे. इस क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन है. इसका 3 होगा, इसका 2 होगा. उल्टा भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं. ठीक है. इसमें एफआर का 3 मार्क का हो सकता है, ये 1 मार्क का, बिकॉज येस नो टाइप के क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये वेटेज हो सकता है प्लस 10 इंटू 5 इंटू 2 10 10 प्लस 15 25 मार्क की ऐसी केस स्टडी आपकी बनेगी. ठीक है. तो 3 नए कंसेप्ट, फिर इतनी भारी भरकम केस स्टडी पढ़नी है, फिर आंसर सॉल्व करना. ठीक है. फटाफट से आइए देख लें. ठीक है. फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं. इसमें क्या क्या इररेलेवेंट है वो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे, बस क्वेश्चन पढ़ लिया. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन के जो 3 कंसेप्ट वो वापस पढ़ेंगे इसके बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद. ठीक है. अच्छा, एग्जाम में ये दिया नहीं होगा. ठीक है. एक स्टूडेंट पूछ रहा था ये अबाउट द केस स्टडी, ये सारे टॉपिक्स ही दिए होंगे, तो फिर फायदा है क्या केस स्टडी देने का. ठीक है. ये खुद आइडेंटिफाई करना रहता है. सिविल एविएशन इंडस्ट्री एंड कंपनी आउटलुक. बिजनेस केस स्टडी का सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि बिजनेस केस स्टडी में ऐसी चीजें दी होगी, कंपनी की क्या पोजीशन है, इंडस्ट्री का क्या बैकग्राउंड है वगैरह. ठीक है. ध्यान दो. एविएशन इंडस्ट्री हैज द पावर टू चेंज द इकोनॉमिक लैंडस्केप. सर बहुत फालतू लगने वाला है कंटेंट, लेकिन सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. Aviation industry has the power to change the economic landscape of a country. Connectivity is important for generation of economic growth, trade, and tourism. Millions depend on this industry for their employment, either directly or indirectly. In the recent past, the entire industry worldwide has cribbed by the COVID-19 pandemic. The years 2020 and 21 proved to be the most trying and difficult period for all companies within this industry. अब कुछ कोट में दिया है. When everything seems to be going against you, remember that an airplane takes off against the wind, not with it. Wow. Who would better know this than Krishna Gupta, who is the managing director of KG Airlines, one of the leading airlines? The quote hangs on the wall at the entrance to KG Airlines headquarters in Gurugram. It has taken few years to rebound back to normal scale of business operations. With the impact of COVID-19
subsiding and easing of travel restrictions, there has been rebound in the passenger traffic. मतलब कोविड में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी किसकी, एविएशन इंडस्ट्री, और अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही है सब। The Indian economy is being considered one of the fastest growing economies with projections of GDP growth at 7% year on year. Private consumption, growing economic activity in both manufacturing and service sector has spurred growth since 2022, which is correct. Post-pandemic, with the easing of restrictions on civil aviation, that appetite of customers to travel has increased manifold. In India, passenger traffic has increased since 2022. With rise in the disposable incomes, rapid urbanization, and increase in the working class population, the growth in demand of air travel is expected to persist. Tier 2 and Tier 3 cities are also expected to play a pivotal role due to greater spread of economic activity and increasing population in these cities. The government is focused on building and expanding modern infrastructure facilities across the country in order to support the domestic civil aviation industry. Almost 100 more new airports will be operational by 2028, giving scope of development of new regional route that can provide excellent connectivity within India. It is expected that domestic aviation requires at least 4,000 fleets within the next 2 decades in order to meet the anticipated growth in the demand. ठीक है, ज्यादा रिलेवेंट नहीं था, लेकिन पता क्या चला, इंडस्ट्री ने कोविड में सफर किया, अब इंडस्ट्री रिबाउंड हो रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि बाय 2028 बहुत ज्यादा पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ जाएगा और फ्लीट की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। तो जो भी कंपनीज इस इंडस्ट्री में है नीड्स टू ग्रो, नीड्स टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, अब केजी एयरलाइंस की बात हो रही है, इस कंपनी की बात हो रही है। Founded in 1996 by Krishna Gupta of KG Partners and D. Gupta, KG Airlines has evolved into a significant player in the civil aviation industry. KG Partners hold 59% stake in KG Airlines. तो KG Partners का 59% stake है किसमें, KG Airlines में. While D. Gupta Singapore company DG Assets owns 41%. ठीक है, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है किसकी, KG Airlines की, जो अपने क्वेश्चन का सब्जेक्ट है. In August 1999, KG Airlines placed a firm order for 50 A320-200 aircraft. ये बोइंग के एयरक्राफ्ट आते हैं. With plans to commercialize operation in mid 2000, the airline received its inaugural aircraft on 10th August 2000. History की बात हो रही है. Nearly a year after the initial order, the maiden flights connected New Delhi to Mumbai. By close of 2022, KG Airlines boasted means flaunt कर रहा है, a fleet of 270 aircraft and additional 40 were acquired in December 23. Solidifying its presence in the aviation market. Presently, KG Airlines serves approximately 49 cities across 25 states, carrying a total of 90 million passengers. Traded under the symbol of KGA on NSE, मतलब listed company है. KG's board of directors operates in Gurugram office. A concise overview of the board of directors profiles is given in Annexure A. बाद में पढ़ेंगे. समझ में आया? कंपनी बैकग्राउंड, पहले तो इंडस्ट्री बैकग्राउंड, फिर कंपनी. Selection of business model. Selection of what? Business model. ध्यान दो. The growth trajectory of the industry holds significant potential. मतलब ऐसा बोल रहा है कि भाई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अपलिफ्ट होने वाली है. Several board meetings have taken place in past 3 months to discuss the optimal strategies for expanding KG Airlines business. During the meeting, enthusiastically, managing director exclaimed, "The future abounds with exciting opportunities catering to both full-service airlines boasting premium offerings and employing a product differentiation strategy, and low-cost airlines capitalizing the cost advantage strategy." मतलब ध्यान दो, SCMP का आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि दो टाइप की बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती है. दो टाइप की बिजनेस स्ट्रैटेजी लिखा है वही, दो टाइप की, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप. दोनों का एग्जांपल ध्यान दो. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब आईफोन, रोल्स रॉयस, ठीक है, उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटिंग है तो वो कंपनी उससे प्रीमियम चार्ज कर सकती है. लेकिन कॉस्ट लीडरशिप में मारुति गिन लो, ओप्पो वीवो गिन लो, ये यूटिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं. इसमें कॉस्ट कम करने की स्ट्रैटेजी होती है, मार्केट को ज्यादा बढ़ाने की स्ट्रैटेजी होती है. तो दो टाइप की बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात हुई, कौन सी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप. इस पैराग्राफ को मैंने दो वर्ड्स में समराइज कर दिया. ठीक है, ध्यान दो. After thorough study and deliberation, it was decided that KG Airlines had better prospects by developing a low cost airline. मतलब केजी एयरलाइंस की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कॉस्ट लीडरशिप, ना कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मतलब हम एक लो कॉस्ट एयरलाइन बनाएंगे, जैसे इंडिगो एयरलाइंस है, दे आर लो कॉस्ट एयरलाइन. वो ज्यादा ऑपरेट करते हैं, उनकी फ्लीट बड़ी होती है, उनका जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो शार्प होता है, ताकि वो लोग कॉस्ट कम कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल रह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो प्रीमियम चार्ज नहीं कर पाएंगे ऐसा उनको लगता है.
The focus for the next few years will be on domestic civil aviation sector. Just a second. Transitioning to the new business model, KG Airlines has redefined its mission, vision and purpose as under. ध्यान दो क्या बोलता है. KG Airlines is on a mission to provide connectivity with speed and reliability, making travel hassle-free and affordable to our guests. Vision: to be a leader in aviation by offering unmatched connectivity in and with India. Speed in and out of India with ease. Purpose: be our guest, we will connect you with your world. ठीक है, फालतू मतलब अपने लिए, उनके लिए, उनके लिए धंधा है यार. The airline aims to build a loyal customer base by number 1, providing affordable rates, 2nd, on-time performance, 3, courteous and hassle-free service. These are reassurances that KG Airlines wish to provide its customers. ठीक है, guest, passenger, customer. Moreover, KG Airlines also envisions growth in size and scale. With 100 more airports coming up within India, KG Airlines aim to increase the fleet size by leasing aircraft, developing more routes, and provide unmatched connectivity to its customers. The expansion project is expected to be substantial, with initial investment of at least few hundred crore INR. ठीक है, अब इतने पैराग्राफ से अपन को क्या सीखने मिला कि भाई इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो कॉस्ट लीडरशिप है. कॉस्ट लीडरशिप का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको कि भाई सस्ता और अच्छा चीज आपको प्रोवाइड करना है, प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी. दूसरा, एक्सपांड इनको करना है. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट लगेगा, हैवी इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. तो हमने अभी तक क्या देखा? इंडस्ट्री बैकग्राउंड, फिर कंपनी बैकग्राउंड, तीसरा कंपनी की स्ट्रैटेजी. आपको अपने आप को रिमाइंड करते रहना है कि हम क्या कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सॉल्विंग दिस मैग्नीट्यूड ऑफ केस स्टडी. फिर आपको आदत पड़ जाएगी तो इश्यू नहीं आएगा. जब हमने पहली पुरानी केस स्टडी की थी तब भी हमको टाइम लगा था, लेकिन फिर 10वीं केस स्टडी आने तक वी वर कंफर्टेबल. तो इसमें भी ऐसा ही होगा. ठीक है. ऑपरेशनल चैलेंजेस ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री. ऑपरेशनल चैलेंजेस मतलब क्या धंधा करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. The management at KG Airlines soon realizes that there are multiple roadblocks to the expansion project. Increase in fleet size, development of more routes, and providing unmatched connectivity all require one key element: more aircrafts. भाई सब करने के लिए पहले प्लेन तो लेके आओ, बाकी किसमें बिठाओगे. Unfortunately, the current global scenario, due to disruptions in the supply chain, aircrafts are in short supply. Moreover, compounding effect of rising operational costs is exerting substantial pressure on the margins. ऑपरेशनल कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है. ठीक है, रशिया यूक्रेन ऐसा कुछ बोल रही है. एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर केजी एयरलाइंस. ठीक है, एयरक्राफ्ट एंड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी ऑपरेशनल चैलेंजेस का सबसे पहला चैलेंज. एयरक्राफ्ट शॉर्ट है और स्पेयर पार्ट्स भी शॉर्ट है. ठीक है, ध्यान दो. One of the key impacts of the pandemic has been disruption in supply chain of aircraft manufacturing and subsequent shortage of engines worldwide. Manufacturers have been unable to keep up with the pace of growing global demand with airline companies. बहुत दिनों बाद आता हो ना तो फिर यही होता है. Market expansion plans by operating new routes have been delayed due to unavailability of additional aircrafts. Therefore, many airlines are extending the existing leases of their current fleet in order to keep up with the operations. भाई क्या हुआ? पैंडेमिक के बाद जो एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग पैंडेमिक में तो बंद था, फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे जब डिमांड स्टार्ट हुई तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई. अब ये लोग कोप अप नहीं कर पा रहे. एयरक्राफ्ट ऐसा तो नहीं असेंबली में डाला वहां से निकाल दिया, ऐसा तो नहीं होता. गाड़ी के जैसे नहीं बनता, एयरक्राफ्ट बनने में टाइम लगता है. तो एयरक्राफ्ट की भी शॉर्टेज है और उसके स्पेयर पार्ट्स की भी शॉर्टेज, ऐसा बोल. Over and above this, many of the existing aircraft have to be regrounded and due to unavailability of spare parts. क्यों? कोई एयरक्राफ्ट है जो बिगड़ गया है, उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो एयरक्राफ्ट अभी गैरेज में पड़ा है. ठीक है, तो स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एयरक्राफ्ट है लेकिन स्पेयर पार्ट नहीं है, तो वो एयरक्राफ्ट नहीं चल रहा और नया एयरक्राफ्ट भी नहीं मिल रहा. Therefore, there has been a shortfall in the deployment capacity to meet customer demand on many routes. Due to lopsided demand supply of aircraft lessors who supply the aircraft on lease have been increasing the lease rental. This has increased the cost of operation substantially. एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं केटर नहीं कर पा रहा हूँ क्या? डिमांड. और इस शॉर्ट सप्लाई का जो लेसर है वो मजा ले रहे हैं. क्यों? लीज रेंटल बढ़ा के, जिससे मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही. ठीक है, इतना जिस्ट था. अपने आप को रिमाइंड करवाते रहो कि 3 पैराग्राफ में से मैंने क्या ऑब्जॉर्व किया, क्या इंफॉर्मेशन ऑब्जॉर्व किया, क्या जिस्ट था.
इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, जेट फ्यूल प्राइसेस, मैंने बोला था फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती है, हैव बीन वेरी वोलेटाइल एंड हैज बीन ऑन अपवर्ड ट्रेंड इन द recent years. Consequently, KG Airlines regularly monitors the fuel prices and assesses their impact on the profitability, but it has not taken use of financial instruments, to hedge the exposure. कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करते हो, ठीक है। ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, एसएफएम में पढ़ोगे कि ऑप्शन से आप कैसे हेज कर सकते हो वगैरह, ठीक है। ऑप्शन हेजिंग में नहीं पढ़ाने वाला, मुझे खुद नहीं आता। Another critical cost component of KG Airlines is the cost of leasing and operating aircraft. जो ऊपर बोला वही पॉइंट वापस बोल दिया कि लीज रेंटल बढ़ा दिया तो उससे ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहा है, फ्यूल प्राइस बढ़ा दिया तो ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहा है, which includes lease rental, maintenance and depreciation amortization. As mentioned earlier, these costs are also on rise. तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है, लीज रेंटल बढ़ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, डेप्रिसिएशन तो ठीक है नॉन कैश है, ज्यादा नहीं देख पाते। In addition to fuel and aircraft related costs, there is high demand for pilots as well as flight and cabin crew members. Consequently, flight crew salaries and expenses have been on rise. तो मतलब salaries बढ़ रही है। The cumulative effect of increasing operational cost, including high fuel costs, lease rental and personnel costs, has exerted immense pressure on margins. जैसे ही cost बढ़ेगा margin कम आएगा, सिंपल। तो दूसरे पैराग्राफ से हमने क्या सीखा? इतनी कॉस्ट बढ़ रही है जिससे मार्जिन कम आ रहा है, margins under pressure, वापस वही point. The senior management has emphasized that the necessity to pass the increased cost to customer. देखो क्या होता है, मैं कोई कॉस्ट इनकर करता हूँ, ठीक है। सपोज मेरी जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज थी और मैं उस प्रोडक्ट को 150 में बेचता था, ठीक है। अब मेरी कॉस्ट 110 होगी, मैं अभी भी उस चीज को 150 में ही बेचता हूँ, मैं उस इंक्रीज पोर्शन को कस्टमर को पास ऑन नहीं करता वापस से। जो 10 रुपए का इंक्रीज कॉस्ट का पोर्शन है वो मैं कस्टमर को पास ऑन अगर नहीं करता तो मेरा मार्जिन कम हो जाएगा, वो बात है। द सीनियर मैनेजमेंट हैज एम्फसाइज्ड द नेसेसिटी टू पास ऑन द इंक्रीज्ड कॉस्ट टू कस्टमर। जो 10 रुपए है उसको चार्ज करो कस्टमर से, कैसे? सेलिंग प्राइस बढ़ा के। However, operating in an intensely competitive market presents a challenge, as there is a limit to how much ticket fares can be raised without losing competitiveness. अब प्राइस में पागलों जैसे तो नहीं बढ़ा सकता, आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि मैं कितने लेवल तक प्राइस बढ़ा सकता हूँ। This is particularly crucial for KG Airlines, which is a low cost carrier. Obviously, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं लो कॉस्ट कैरियर हूँ तो ऑब्वियसली मैं सेलिंग प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगा, मुझे कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। सपोज 100 रुपीज मेरा कॉस्ट है, 150 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो 50 कमाता हूँ। अब ये बढ़ गया 110 हो गया, अब मैं 150 नहीं कर पाया तो मैं 40 कमाऊंगा। तो मुझे इस 110 में से जो 10 का जो कंपोनेंट है, जो 10 का इंक्रीज कंपोनेंट है, उसको कंट्रोल कराना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरे हाथ में नहीं है। बात समझ में आई? Has engaged into code sharing arrangement with partner airlines on specific routes to meet rising demand and generate profits. Maintaining profitability in a market-driven passenger ticket fare environment requires KG Airlines to focus on driving cost efficiency. जो मैंने बोला कि 10 रुपए को कंट्रोल करना है, जो 10 रुपए है उसको कंट्रोल करना है, ना कि जो प्राइस बढ़ाना है, बिकॉज वो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मैं एक लो कॉस्ट कैरियर हूँ। Consequently, the airline has observed a gradual depletion of its cash reserves due to these factors. मैंने बोला था बिजनेस के स्टडी में नंबर्स देंगे वो लोग, ठीक है। नंबर्स आ गए। अवेलेबल सीट किलोमीटर्स इन मिलियन, देखो बड़े सीट किलोमीटर्स मतलब मैं कितना किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ और उसमें कितने पैसेंजर्स को मैं कैरी कर सकता हूँ, उसको सीट किलोमीटर्स बोलते हैं। आप कॉस्टिंग में इंटर में पैसेंजर किलोमीटर पढ़ते थे, सर्विस कॉस्टिंग में वैसी चीजें। रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स इन मिलियन, वो भी बढ़ा है देखो। पैसेंजर लोड फैक्टर, पैसेंजर लोड फैक्टर क्या होता है? एक्चुअल पैसेंजर अपॉन अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स। मतलब अगर मेरे पास 100 सीट्स अवेलेबल थी और 90 पैसेंजर्स को मैं लेके जा पाया तो मेरा पैसेंजर लोड फैक्टर हुआ 90%, ठीक है। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉर्म, इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म, ठीक है। कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर। अच्छा एक चीज छोटी सी, सर ये तो एविएशन इंडस्ट्री में यूज होने वाली टर्म है और मैं एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे ये टर्म पता नहीं चलेगी एग्जाम में बैठे बैठे। तो क्या करना है, देखो ये परसेंटेज दिया है और ये ऊपर का डेटा दिया है, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक कर लो कि आप जो सोच रहे हो वही है क्या, बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है? लेकिन आगे पीछे का डेटा देख के आप एक इंट्यूशन तो ले सकते हो ना कि शायद ये हो सकता है। बात समझ में आई? बहुत सारी इंडस्ट्रीज ये लोग कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं, तो डेटा को घुमाना आना चाहिए आपको।
कि क्या डेटा से आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब आप सीए फाइनल में हो, आपको थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल सोचना पड़ेगा। वी आर नॉट लकी के फकीर। कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर बढ़ गया है, तो कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगा। 4.65 से 4.85 हुआ है, ये बढ़ गया कम हो गया, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी एक एनालिटिकल माइंड लगाना पड़ेगा। रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर देखो बढ़ा है, पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा है, एवरेज परसेंटेज ऑफ शेड्यूल फ्लाइट कैंसल बहुत बढ़ गई है। देखो फ्लाइट्स कैंसल हो रही है, क्यों? ऊपर प्रॉब्लम्स थे ना, फ्लीट नहीं है मेरे पास, जो एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड है, क्यों? मेरे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है वगैरह वगैरह। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 80 से 88% ये बढ़ा है। ठीक है, नंबर ऑफ अनरिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ी है, तो ये कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, ये कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है। हम अब जब बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ेंगे तब ये सब चीजें आप इंट्यूशन ड्रॉ करना सीखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको अभी क्या होता है बैलेंस स्कोर कार्ड नहीं पता। Reasons for increase in flight cancellation were primarily on account of mechanical faults and software glitches that were needed to be fixed along with unavailability of spare parts. सिर्फ unavailability of spare parts अगर होता, ध्यान दो, तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना, वो तो ग्लोबली इश्यू है। लेकिन उसमें एक मेरी गलती है और दूसरी ये भी है कि मैकेनिकल ग्लिच है, सॉफ्टवेयर इश्यू है, वो तो मेरी गलती है, केजी एयरलाइंस की गलती है। भाई अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट नहीं है, वो तो ग्लोबल है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन when flights are getting disrupted due to mechanical and software issues, वहां पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे मैं वो चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो चीज अनकंट्रोलेबल होती है उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, जो चीज कंट्रोल कर सकता हूँ तो करूंगा ना। बात समझ में आ रही है? एक एक लाइन का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। In addition to technical and commercial reasons for cancellations, flights were also cancelled due to non-availability of requisite staff, particularly pilots and cabin crew. The staff attrition rate at KG Airlines has increased from 10% to 15%. Attrition rate high. HR exit interviews have indicated that low pay scales and compared to market rates combined with lot of long working hours are primary reason for employee attrition. मतलब employees को एक तो मैं पे कम करता हूँ, फिर ज्यादा बिठा के रखता हूँ या ज्यादा काम करवाता हूँ, आर्टिकल जैसा बेचारों का। ठीक है, तो वो लोग रेजिग्नेशन करके छोड़ के चले। ठीक है, आर्टिकल्स नहीं छोड़ सकते, ये बेचारे छोड़ सकते हैं। Whenever a flight is cancelled, the airline has to arrange an alternate flight or provide a refund to the passenger. In exceptional cases, compensation may have to be paid to the passenger. ठीक है, तो अगर मैं ऑल्टरनेट फ्लाइट नहीं दे पाया तो मुझे उनको कैश में पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? ऑन टाइम परफॉर्मेंस इज कंपाइल्ड at 4 metro airports, Mumbai, Delhi, Hyderabad, and Bangalore. For delays beyond 2 hours, airlines have to pay compensation ranging from 5,000 to 20,000 for a domestic flight. मतलब अगर लेट कर रहा हूँ तो मेरा 5 से 20,000 का कैश में नुकसान हो सकता है, क्यों? मुझे उसको कॉम्पेंसेशन पे करना। वी आर स्टिल हाफ वे टू द केस स्टडी, लेकिन हम डेप्थ में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज एक बार आपकी आदत बैठ गई देन यू विल बी लीडिंग, नॉट मी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? टर्न अराउंड टाइम इज द टाइम बिटवीन एयरक्राफ्ट लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ। ये एयरक्राफ्ट लैंड हुआ यहाँ पे, यहाँ से टेक ऑफ हुआ, लैंड हुआ तो यहाँ पे कुछ उसका मेंटेनेंस हुआ, पैसेंजर्स उतरे, सामान निकला और टेक ऑफ, तो ये पूरा को टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, टैट बोलते हैं। इज अ प्रोसेस, the turnaround process is a joint effort of ground team and the flight crew. Ground team and the flight crew. Besides loading and unloading of passengers, aircrafts are cleaned, inspection and maintenance work is carried out. Aircrafts are also refueled during this time. The average turnaround time is approximately 1 hour for each aircraft. Fast turnaround time ensures that the aircraft is available for the next travel leg very quickly. जितना turnaround time कम होगा उतना ऑपरेशन ज्यादा कर पाऊंगा मैं, thereby providing improving asset utilization. Hence, efficiency in these operations will impact the revenue generation. Faster the turnaround time of planes, better the prospect of revenue generation. Obviously बात है, अगर मेरा turnaround time बहुत ज़्यादा है तो मैं कम rounds कर पाऊंगा, जिससे मेरा revenue कम आएगा. At the same time, in the pursuit of fast turnaround time, it is critical not to compromise with the aircraft safety. ये भी important है. जब ग्राउंडेड होता है एयरक्राफ्ट तब उस पर मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है, अब वो नहीं करेंगे तो क्या टर्न अराउंड टाइम फास्ट हो जाएगा? बिल्कुल, लेकिन सेफ्टी रहेगी नहीं रहेगी? तो यू हैव टू बैलेंस आउट व्हाट सेफ्टी एंड टर्न अराउंड टाइम. Incidents related to safety issues are taken seriously not by the company but also DGCA, Director General of Civil Aviation, a regulatory authority of India, जिसका वो कौन सिंधिया मिनिस्टर है अपने इंडिया में. Hence, safety record is also paramount to business operations.
An analysis at KG Airlines of recent reports for delays in turnaround time and safety incident records has indicated a shortage of technical staff to inspect, detect and report faults in the aircraft. तो भाई एक तो कैबिन क्रू कम है, एक तो पायलट्स कम है, और फिर टेक्निकल स्टाफ भी कम है जो इन चीजों का मेंटेनेंस कर पाएगा। अच्छा, 3-4 फ्लाइट्स ग्राउंडेड है और टेक्निकल स्टाफ नहीं है तो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, जिससे टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। The existing staff is overworked. Hence, KG Airlines plans to hire additional 100 engineers across India who can be trained at their internal training department. As mentioned above, the number of passengers flown has increased from 75 million to 90 million. Until now, there have been only few airlines within civil aviation industry in India. KG Airlines has managed to capture majority of the traffic at certain routes, not all routes. However, with the expected potential for growth within the industry, there may be more airlines that may be able to operate in these routes. Therefore, it is very important for KG Airlines to perform efficiently and manage its routes effectively. नहीं तो फिर जेट एयरवेज जैसी हालत हो जाएगी। वो उसका मार्केट शेयर पहले अच्छा था लेकिन एफिशिएंसी कम थी तो फिर गिर गया। ऑपरेशनल चैलेंजेस और नंबर्स वाला पार्ट खत्म। ऑपरेशनल चैलेंजेस और नंबर्स वाला पार्ट। अब फेयर स्ट्रक्चर एट एयरलाइन ऑपरेशंस। A ticket worth 10,000 is sold at 5% discount per passenger. GST rate is 5% is collected on this sale. Aviation security fee is charged at 500 per passenger and user development fee, अब GST में पढ़ोगे, is charged 250 per passenger. Airlines collect the aviation security fee from passenger when they book the tickets. This is passed on to the government. This fee is used to fund the security arrangement at airports around the country. User development fee or passenger service fee are levied by the airline when passengers book a ticket. They are then passed on to the airport operator like the government on Airport Authority of India. अगर प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है तो अदानी टाइप, तो उनको पास ऑन हो जाता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन है इसी केस स्टडी में, इसलिए अभी थोड़ा जाने दें। ठीक है, तो अभी पढ़ना ही। Or to other private operators who have the license to operate the airport. In return of this collection service, the airline is compensated at the rate of 5 per passenger from whom these fees are recovered. Financial statements of KG Airlines is prepared in accordance with Ind AS. The commitment to compliance is evident with the extracts from the management's responsibility of financial statements which are provided in Annexure B. ठीक है सर, तो फेयर स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रैटेजी, लो कॉस्ट में ऑपरेट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा ये बता। To operate at low cost, high efficiency airline, KG Airlines has the following strategy in place. सबसे पहला fleet management. The fleet will be of single type of aircraft to reduce the maintenance and operational cost. इसको बोलते हैं सर standardization. सर मैं standardization कर दूंगा तो मेरा जो cost of operation है वो लेस आएगा। क्यों? एक ही टाइप का एयरक्राफ्ट है, उसमें एक ही टाइप की प्रोसीजर्स फॉलो होती है, तो काम फटाफट होगा जिससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इवेंचुअली कम आ जाएगा। Planes will be leased rather than bought outright. Economy seat will be only the seat of class of seat offered. Building digital capabilities. दूसरा, digitalization of process to make them efficient, error-free and cost-effective. KG Airlines already has an online booking and check-in system in the places, जो हर airline के पास होती है. It plans to encourage the passenger to utilize these tools to plan their travel. These measures will reduce the reliance of human intervention and help rationalization of cost. Human resources freed up from digitalization can be used for other valuable activities. Also, commission paid to travel agents can be saved by introducing online booking services. Digitalization of process can also aid companies' capabilities to scale up its operations in the future. While the digitalization process brings significant benefits, scheduled maintenance activity remains crucial for ensuring the efficiency and safety of online operations. मैं जितना टेक लगाऊंगा उतना टेक मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। Ancillary services. Apart from flight, मुझे और क्या services देंगे? In-flight entertainment, food and beverage will be charged extra and not included in the ticket cost. Certainly, KG Airlines aim to generate additional revenue through attractive choice of in-flight entertainment, food and beverage based on the popular demand. For this, it can partner with renowned in-flight service providers as well as food and beverage suppliers who can cater to wide range of customer preferences. By charging premium rates for ancillary services, revenue improve कर सकते हैं. Managing customer loyalty. KG Airlines management is keen on getting recognition by winning high-profile awards from various services as well as by getting the above-average ratings
from various rating agencies. On-time performance, customer satisfaction, value for money are criteria for awards and recognitions. Management has realized that value for money is partly driven by the redemption choices that customer loyalty programs offer. For example, मैंने 100 रुपए की टिकट बेची, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि अगर आप नेक्स्ट टाइम हमारे उधर से ट्रैवल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे, 20% डिस्काउंट दे देंगे। तो इस 100 रुपए की टिकट को वैल्यू फॉर मनी कब मानेगा कौन? कस्टमर। जब वो नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम ट्रैवल ही नहीं करने वाला तो इस 20% से मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो जो रिडेम्पशन के चांसेस होते हैं, रिडम्पशन के जो चांसेस होते हैं उसके ऊपर बेस करता है क्या? इसका क्या? वैल्यू फॉर मनी। ये बात पूरी। इफ पैसेंजर्स आर अलाउड टू रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स अनदर फ्लाइट, इट टेक्स अवे द अपॉर्चुनिटी टू अर्न रेगुलर रेवेन्यू। देखो क्या है, अगर मैं इस पे 20% डिस्काउंट दूंगा तो नेक्स्ट टिकट मेरी 80 की बिकेगी, तो इसमें मेरा रेवेन्यू लॉस भी है, लेकिन कस्टमर लॉयल्टी भी है, रेवेन्यू लॉस भी है। देखो, एक कॉस्ट इनकर करूंगा तो रेवेन्यू लॉस होगा, सिंपल लॉजिक है। This is because a seat in flight has to be offered at a discounted rate, while outside this program it would have been earned regular full ticket revenue, जो मैंने बात, ठीक है। On routes that have high passenger traffic, this would increase the source of loss to regular revenue. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई टू दिल्ली में ऐसा ऑफर दे दिया, तो मुंबई टू दिल्ली में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं जो टू एंड फ्रो ट्रैवल करते हैं, वो उनके तो मजे हो जाएंगे। वो जाएगा 100 में, आएगा 80 में, 20 रुपए का उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन एयरलाइन को वो 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ऐसी चीजें मैं ऑफ ट्रैक में दूंगा जहां पे कम चांसेस है किसके? रिडेम्पशन के। बात समझ में आ रही है? जिससे मेरा कॉस्ट इतना ज्यादा ना बढ़ेगा और मेरा रेगुलर रेवेन्यू इम्पैक्ट ना। At the same time, attractive loyalty reward programs are the best way to build and retain customer bases. While reward points are being granted, it was found that passengers were not completely satisfied with the range of choices offered for redemption. There, there has been huge number of unredeemed reward points. मतलब कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हो लेकिन वो लोग रिडीम नहीं करना चाहते। To bring back quick churn in redemption of reward points, thereby increasing the customer satisfaction, KG Airlines plans to partner with stores in the airport which can accept these customer loyalty points. देखो, मैं एज अ केजी एयरलाइन मैंने कस्टमर को कुछ पॉइंट्स दे दी, अब वो पॉइंट्स जाके वो कहीं थर्ड पार्टी के वहां जाके वो क्लेम करा सकता है, तो कस्टमर को मजा आएगा वो करने में, क्यों? उसको एक एडिशनल सर्विस मिलेगी डिस्काउंटेड प्राइस पे। The passenger can redeem the points from program at these stores and get good value for money. At the same time, KG Airlines does not compromise with avenues to earn entire ticket fare from a seat. तो देखो सिंपल, ये पैराग्राफ सिंपल चीज बोल रहा है, डिस्काउंट दूंगा तो रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, लेकिन डिस्काउंट दूंगा तो कस्टमर लॉयल रहेगा। तो एक बीच का रास्ता करते हैं, कस्टमर को पॉइंट्स दो और वो पॉइंट्स वो कहीं और जाके रिडीम करवा सकता है, और वो कहीं जो और जा रहा है उसका मेरा सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Workforce management. High attrition rate of 15% is impacting the operations. HR exit interviews indicate long work hours, low pay scale, and lesser opportunities for career growth as primary reason in high attrition. KG Airlines plans to have tie-ups with training colleges and other technical institutes where technical staff and crew members will be trained in the latest developments in aviation. This will allow the personnel growth and improve staff morale. Attractive pay packages, reward, and recognition programs based on the performance track record is being worked out to curb attrition. Improved amenities like staff mess, transportation from work to home, recreation rooms, off-site team building events are being planned. ठीक है, तो हम एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में रखने के लिए क्या क्या नाटक करेंगे वो बात। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। द मैनेजमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट with the increase in size and scale, the need arises to develop and align resources. कौन से resources? People, technology and processes to deliver on the three reassurances provided to customers, which are stated above, जो ऊपर हमने पढ़े थे। In highly competitive airline industry, the top management of KG Airlines desires a comprehensive view of the business regularly. Hence, they have adopted a balanced scorecard. 5 मार्क का इसका क्वेश्चन। To access to information in a crisp and concise manner. Given the challenges of rising costs, decreasing profit, and other business uncertainties, the airline aims to adopt operational efficiency and performance as strategic theme in the coming years. A balanced scorecard is being prepared to understand the current performance across 4 perspectives: financial, customer, internal business, and learning and growth.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एनेक्चर है जय कुमार, चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट, तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। एना मारिया नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट, के श्रीनाथ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, वो कहाँ से आया हम क्या करेंगे। कृष्णा गुप्ता प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, श्रीधरन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हर्ष मित्तल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मार्कस जे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, के बी चक्रवर्ती ये जो रिजाइन करके गया वो, रवि किशन रिटायर्ड। एनेक्चर बी में पूछा है, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ठीक है। 10 मिनट लो, पूरी 10 मिनट, वापस पूरा क्वेश्चन पढ़ो एंड देन वी विल मूव टू द न्यू कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद हम आंसर्स डिस्कस करें, ठीक है। 10 मिनट पूरी ले लो, जी लो अपनी जिंदगी जाओ, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो प्लीज। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है। सबसे पहले हम जो 3 नए कंसेप्ट्स है SCMP या SPOM से वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल जंप टू द आंसर। ध्यान दो, हमें एक चीज पढ़नी है सर, केनोस मॉडल। केनोस मॉडल ध्यान दो, अब डिस्कस करेंगे आराम से। केनोस मॉडल है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो आपको उस प्रोडक्ट में कौन कौन से ऐसे फीचर्स डालने चाहिए और उस फीचर का कस्टमर के माइंडसेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो बताता है केनोस मॉडल। केनोस मॉडल क्या है? एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट मॉडल है which defines relationship between product attributes and customer satisfaction. Product attributes and what? Customer satisfaction. एक एग्जांपल में लेके खत्म कर देते हैं। केनोस मॉडल इतने एट्रीब्यूट्स बताते हैं, कितने? 6 एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला मस्ट बी, मतलब ये क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए, ये अगर क्वालिटीज नहीं हुई तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा और आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। दूसरा परफॉर्मेंस या वन डायमेंशनल, मतलब जितने एट्रीब्यूट्स बढ़ाओगे उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, कम करोगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो वन डायमेंशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्साइटमेंट और डिलाइट, मतलब एडिशनल फीचर्स जिससे कस्टमर को मजा आए। क्या है सर? मजा आए, ठीक है। फोर्थ, ऐसा करना है तो मजा आएगा। इनडिफरेंस क्वालिटीज, उस प्रोडक्ट में उस क्वालिटी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसको आपकी जिंदगी में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिवर्स क्वालिटीज, अगर ये क्वालिटी हुई तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, रिवर्स क्वालिटी। और लास्ट क्वेश्चनेबल क्वालिटीज, ये क्यों है, ऐसी चीज क्यों डाली है इस प्रोडक्ट में, इसका पर्पस क्या है, एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है तो भी प्रॉब्लम। वो रिवर्स क्वालिटी जैसा काम कर सकता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मुझे ये पेन बना, ठीक है, एप्पल की पेन, तो इसमें मस्ट बी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी क्वालिटी कि इसका जो निब है वो सॉफ्ट होना चाहिए जिससे मुझे लिखने में आसानी हो, और इसका जो निब है वो ज्यादा घिस के खत्म नहीं हो जाना चाहिए, इसकी एक लाइफ होनी चाहिए। ये मस्ट बी क्वालिटी है। ये 1 महीने में इसकी अगर निब खराब हो गई, ये जैसे निब है इसकी रिप्लेस है, ठीक है, अगर ये 1 महीने में खराब हो गई तो फिर क्या मजा आएगा। तो दिस इज अ मस्ट बी एट्रीब्यूट कि इसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, परफॉर्मेंस वन डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो अभी चार्जिंग होता है वो मैं इसको अटैच करके करता हूँ। अब इसमें अगर मैं ब्लूटूथ चार्जिंग कर दूं या इसको मैं अगर मेरे चार्जर से चार्ज कर पाऊं तो उससे मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, उससे मेरा सेटिस्फेक्शन व्हाट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तीसरा, एक्साइटमेंट और डिलाइट। एक्साइटमेंट और डिलाइट, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं किसी और सरफेस में यूज कर सकता हूँ। यूनिवर्सल मैंने बना दिया, किसको? इस पेन को यूनिवर्सल बना दिया, जो कभी एप्पल करेगा नहीं, लेकिन इसको मैंने यूनिवर्सल बना दिया। मैं किसी भी सरफेस में इसको मैं फोन में भी यूज कर सकता हूँ। अगर ऐसा फीचर आ गया तो एक्साइटमेंट या डिलाइट ज्यादा, मैं खुश हो जाऊंगा। एप्पल आईपैड पे तो चल ही रहा है, किसी भी सरफेस में चला पा रहा हूँ, तो एक्साइटमेंट डिलाइट। डज नॉट कॉज डिससेटिस्फेक्शन इफ नॉट मेट, मुझे जरूरत नहीं थी मेरे फोन में इस पेन को चलाने की, बट कॉजेज सेटिस्फेक्शन इफ मेट। अगर एप्पल ऐसा कर देता है तो आई बी हैप्पी, मैं किसी भी सरफेस में इस पेन को यूज कर सकता हूँ। इनडिफरेंस क्वालिटीज, इनडिफरेंस, अब इसके ऊपर इरेजर लगा दिया, जो भी कभी करने नहीं वाला। इरेजर नहीं तो वो रबर का स्टाइलस लगा दिया इसके ऊपर, जरूरत नहीं है। अगर हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर रबर का स्टाइलस आ गया अगर नॉन इलेक्ट्रिक तो। रिवर्स क्वालिटीज, फॉर एग्जाम्पल इसमें ग्रिप होनी चाहिए थी वो नहीं है, इसमें अगर एक ग्रिप होनी चाहिए थी वो नहीं है, या तो एक ऐसी ग्रिप दे दी जिससे मुझे लिखने में आसानी नहीं हो रही, लिखने में मुश्किल पड़ रही है, इसमें एक हैफेजर्ड जिगजैग ग्रिप डाल दी, किसने? एप्पल ने। अब ये हुआ तो अब मैं लिख नहीं पा रहा ढंग से, रिवर्स क्वालिटी। ऐसा क्यों किया भाई? बात समझ में आ रही है?
और क्वेश्चनेबल क्वालिटीज, इसके ऊपर बहुत सारी फालतू प्रिंट कर दी जो मुझे पसंद नहीं आ रही। क्वेश्चनेबल क्यों किया भाई? सिंपल, ये बहुत अच्छी क्लासी दिखती है। अब इसमें आपने ज्यादा फालतू पिक्चर्स क्यों डाली? ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चनेबल क्वालिटी, एम्बिगुअस क्वालिटी। स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एप्पल का स्टाइलिंग बेसिक रहता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आईफोन के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग कर दिया, जरूरत नहीं है, क्यों किया? क्वेश्चनेबल क्वालिटी। इससे कोई प्रोडक्ट लेने वाला होगा तो भी नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है? इट्स नॉट डिलाइट, इट्स अ क्वेश्चनेबल क्वालिटी। डिलाइट और क्वेश्चनेबल में फर्क होता है। डिलाइट मतलब उससे कस्टमर को मजा आना चाहिए, क्वेश्चनेबल में नहीं आता। गोल्डन आईफोन लेके किसको मजा आता है? बात समझ में? शो ऑफ करने वाले होते हैं, वो अलग बात है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल। तो सबसे पहला मस्ट बी क्वालिटी, कि ये तो होनी ही चाहिए, इससे इसके बिना मैं प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता। वन डायमेंशनल, अगर ये एट्रीब्यूट हुआ तो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, नहीं हुआ तो कम होगा। वन डायमेंशनल, समझ में आ रहा है बात? increases satisfaction with increase in feature, excitement और delight does not cause dissatisfaction। मतलब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस कंपनी से, उस प्रोडक्ट से, बट ये कंपनी ने, इस प्रोडक्ट ने ये चीज कर दी तो मुझे और मजा आया। बात समझ में आ रही है? इनडिफरेंस क्वालिटीज, होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। रिवर्स क्वालिटीज, होने से फर्क पड़ता है और खराब फर्क पड़ता है। आई मे अप एंड अप नॉट बाइंग दैट आइटम। और क्वेश्चनेबल क्वालिटी, भाई ये चीज क्यों है? और इस क्वेश्चनेबल क्वालिटी से भी ऐसा हो सकता है कि वो रिवर्स क्वालिटी वाला काम करे, मतलब ये मैं ये प्रोडक्ट ना खरीदूं। बात समझ में आई? केनोस मॉडल के 6 एट्रिब्यूट्स पर्पस से, थ्रेशोल्ड, परफॉर्मेंस, एक्साइटमेंट और डिलाइट। मतलब ये एक सरप्राइज एलिमेंट है, किसके लिए? कस्टमर के लिए। इनडिफरेंस, फर्क नहीं पड़ता। रिवर्स होने से फर्क पड़ता है, नेगेटिव फर्क पड़ता है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे मत दो। एंड क्वेश्चनेबल क्यों दे? बात समझ में आई? आप अपने एसपीओएम के मटेरियल में स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट नाम का चैप्टर खोलोगे तो उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा। केस स्टडी के रेलेवेंट इतना ही था, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू। ठीक है, दूसरा टॉपिक एसपीओएम में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है एक बैलेंस स्कोर कार्ड। इसमें ज्यादा ध्यान, बैलेंस स्कोर कार्ड करके एक टॉपिक है, ध्यान। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, 9th क्लास के। आप अपना एक मार्कशीट इमेजिन करो। मार्कशीट भी तो एक स्कोर कार्ड होता है, ठीक है। मार्कशीट इमेजिन करो, अभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ठीक है। तो पापा आए, मूंछों वाले पापा। अब आपकी जो मार्कशीट है, ठीक है, उसमें आपने मार्क्स अच्छे स्कोर किए। फॉर एग्जांपल 700 में से आपने 600 स्कोर किए, तो मार्क्स अच्छे स्कोर किए। लेकिन जो आपकी टीचर है ना, वो आपसे पीड़ित है, आपसे पीड़ित है। क्यों? बहुत बदतमीज हो आप, बदतमीज, एकदम थर्ड क्लास स्टूडेंट हो। पढ़ने में अच्छे हो, घर पे पढ़ लेते हो, बट एग्जाम में नहीं, सॉरी, स्कूल में तो नाक में दम करके रखा है, कुछ भी करते रहते हो। खुद तो पढ़ते नहीं हो, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते, और घर जाके खुद पढ़ लेते हो, घर जाके दूसरे नहीं पढ़ पाते, तो आपके मार्क्स आ रहे लेकिन किसी और के नहीं आ रहे। बहुत निहायती बेशरम स्टूडेंट हो आप, निहायती बेशरम घटिया स्टूडेंट हो आप। ठीक है, आपको पर्सनली नहीं बोल रहा है, इसको बोल रहा हूँ। पर्सनली मत ले लेना, नहीं तो कल बोलो कि सर ऐसा बोल। बात समझ में आई? अब आपकी टीचर अगर मार्कशीट, ये वाली मार्कशीट आपको देंगे जिसमें आपको 600 में से 700 आए, तो आपके पापा तो खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा बहुत होनहार है, जबकि वो है नहीं, पढ़ाई में सिर्फ होनहार है, बाकी खराब आदमी है। तो आपके टीचर को इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा कि स्टूडेंट ऐसा है, स्टूडेंट वैसा है, पढ़ता नहीं है, पढ़ने नहीं देता, ऑल दैट स्टफ। तो apart from marks which are numbers, your teacher has to communicate some non-numeric data, non-numeric information about your behavior. Apart from marks, which is numeric data, your teacher has to communicate some non-numeric qualitative information about you to your father. तब जाके जो मार्कशीट होगी वो बैलेंस होगी। नहीं तो इस मार्कशीट का इंटरप्रिटेशन ये आएगा कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जबकि आप नहीं हो। तो इस मार्कशीट, इस स्कोर कार्ड को बैलेंस आउट करने के लिए मुझे फाइनेंशियल के साथ साथ कुछ और कंसिडरेशंस को ऐड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल के साथ साथ कुछ और कंसिडरेशंस को ऐड करूंगा तो वो जो स्कोर कार्ड होगा वो बैलेंस हो जाएगा, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल। ये कोर कंसेप्ट है किसका? बैलेंस स्कोर कार्ड का कोर कंसेप्ट। बैलेंस स्कोर कार्ड क्यों है? इसकी वजह से कि जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो डोंट जस्ट लुक एट नंबर्स, look at the customer satisfaction, look at how efficiently you are performing,
लुक एट हाउ अडेप्टिव यू आर टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस। बात समझ में आ रही है? तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्यों है? along with numbers I have to provide some qualitative information about the company to my members, to my management, to my investor, तब जाके वो स्कोर कार्ड होगा, वो बैलेंस आउट। तो बैलेंस स्कोर कार्ड 4 पर्सपेक्टिव में एक कंपनी को डिवाइड करता है। 4 पर्सपेक्टिव, वापस से, एक कंपनी को 4 पर्सपेक्टिव में डिवाइड करता है। फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, रेवेन्यू, मार्जिन, ये सब चीजें डिस्कस होती है। इज द कंपनी ग्रोइंग फाइनेंशियली, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो या नहीं, ये चीज कहाँ पे डिस्कस होती है? अपना फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। कस्टमर पर्सपेक्टिव में आपके कस्टमर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस और टाटा, ठीक है, टाटा को एक बहुत फिलैंथ्रोपिक एंड बहुत अच्छी कंपनी माना जाता है, जबकि रिलायंस को प्रॉफिट मॉन्गर माना जाता है। दोनों चीजें, दोनों कंपनीज कमा रही है, तो दोनों बहुत बड़ी कंपनीज है, लेकिन रिलायंस को प्रॉफिट मॉन्गर मानते हैं और टाटा को सेवाभावी कंपनी मानते हैं। तो हाउ योर कस्टमर्स व्यू योर कंपनी। तीसरा, इंटरनल, आप कितना एफिशिएंटली काम करते हो, आप क्या क्या चेंजेस करते हो अपने अंदर, इंटरनल इंप्रूवमेंट्स क्या क्या करते हो। एंड फोर्थ, लर्निंग एंड ग्रोथ, आप नई चीजें कैसे अडेप्ट कर रहे हो, नई चीजें। सी, इंटरनल एफिशिएंसीज, एग्जिस्टिंग इंटरनल एफिशिएंसीज में जो आप चेंज करते हो, दैट इज योर इंटरनल पर्सपेक्टिव, जहां पे आप एग्जिस्टिंग चीजों में एफिशिएंसी ला रहे हो। लेकिन लर्निंग एंड ग्रोथ में आप नई चीजें सीख रहे हो, उसमें आप क्या क्या चीजें कर रहे हो। तो आपका जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, एक कंपनी को 4 पर्सपेक्टिव में डिवाइड कर देता है। फाइनेंशियल प्लस 3 नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल प्लस 3 नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आपका फाइनेंशियल मैट्रिसेस आ गए, नॉन फाइनेंशियल में कस्टमर, इंटरनल एंड लर्निंग। ये कॉन्सेप्ट था आपका किसका? बैलेंस स्कोर कार्ड का। बैलेंस स्कोर कार्ड को आपको कैसे याद करना है? आपकी मार्कशीट। आप बहुत घटिया स्टूडेंट हो लेकिन पढ़ने में अच्छे हो, तो आपकी टीचर आपके मार्कशीट बता के कहेंगे बहुत घटिया आपका बेटा है, ठीक है, बेटा है, बेटी, वॉट है। तो वो एक बैलेंस स्कोर कार्ड है। अब बैलेंस स्कोर कार्ड के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा अलग अलग फॉर्मेट यूज करता है। वी विल बी यूजिंग अ वेरी सिंगल फॉर्मेट। कैसे करना है? एक पर्सपेक्टिव, ये पहला पर्सपेक्टिव हुआ, ये दूसरा पर्सपेक्टिव हुआ, ये तीसरा पर्सपेक्टिव हुआ, ये चौथा पर्सपेक्टिव। उसमें आपको सबसे पहले करना है ऑब्जेक्टिव, कि मेरी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव शायद ये होगा कि एफिशिएंसी बढ़ानी है, मेरा जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम करना है, मेरे जो फ्लीट के ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो बढ़ानी है, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ानी है। मेजर्स, टर्न अराउंड टाइम का कैलकुलेशन है, वो मुझे कितने से कितना करना है। वापस से, फॉर एग्जाम्पल मेरा टर्न अराउंड टाइम 1 घंटा है, अब मुझे उसको आधा घंटा करना है। मेजर मतलब कैसे मेजर होगा, बात समझ में आ रही है? कैसे मेजर होगा? तो मेजर के लिए फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। मेजर क्या है? टर्न अराउंड टाइम। आप टर्न अराउंड टाइम में मेजर करोगे, और टारगेट क्या है? 1 आवर से लेके 0.5 करना है। और इनिशिएटिव में आप क्या कर रहे हो? वापस से, ऑब्जेक्टिव क्या करना है, मेजर कौन सी चीज से मैं मेजर करूंगा, व्हाट इज द मेजर। टारगेट मतलब उस मेजर को कौन से टारगेट तक मुझे ले जाना है, बढ़ाना है, कम करना है, और कितने तक बढ़ाना है, कम करना है। और चौथा, इनिशिएटिव में काम क्या करना है। बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन आपको ऐसे हैंडल करना है। बात समझ में आई? वापस से बता रहा हूँ, 4 पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल, लर्निंग। एक पर्सपेक्टिव के अंदर मेरा एक ऑब्जेक्टिव होगा, क्या करना है, मेजर होगा कि मैं किस चीज से उस चीज को मेजर करूंगा, क्वांटिफाई करने की कोशिश करूंगा। तीसरा, उसका क्या होगा, मेरा टारगेट होगा कि कहां से कहां तक ले जाना है, कहां से कहां तक बढ़ाना है, कहां से कहां तक कम करना है। एंड फोर्थ, इनिशिएटिव, मैं एक्चुअली क्या स्टेप्स लेने चाहता हूँ। बात समझ में आई? ये आपका बैलेंस स्कोर कार्ड। ये आप पढ़ोगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर में, परफॉर्मेंस मेजरमेंट या मैनेजमेंट वॉट एवर, ठीक है, डेप्थ में। रेलेवेंट इतना था मैंने बता दिया। और लास्ट, थर्ड, 5 फोर्सेस मॉडल, ये मैं आपको देना भूल गया हूँ उस अपना क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे जो शेयर किया था, मैं वापस शेयर करूँ, ध्यान दो, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट, लास्ट नया कॉन्सेप्ट, फिर वी विल जंप टू व्हाट, क्वेश्चन आंसर्स। फॉर एग्जांपल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुकेश हो, ठीक है, मुकेश कौन? मुकेश गुटका नहीं, मुकेश अंबानी, पागल लोगो, मुकेश अंबानी, ठीक है। और आपको एक नई इंडस्ट्री में जंप करना है, नई इंडस्ट्री में जंप करना है, ठीक है। तो उस नई इंडस्ट्री में जंप करने से पहले उस इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, वो बताता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। वापस से, किसी भी नई इंडस्ट्री में जंप करने से पहले उस इंडस्ट्री के बारे में मुझे क्या क्या जानना चाहिए, वो कौन बताता है? पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। क्या क्या जानना चाहिए? सबसे पहला,
पोटेंशियल एंट्रेंस मतलब नए एंट्रेंस आने का थ्रेट कितना है। फॉर एग्जांपल मुकेश को एयरलाइन इंडस्ट्री में जाना है, तो एयरलाइन इंडस्ट्री इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, वहां पे एंट्रेंस आना बहुत मुश्किल है। बात समझ में आई। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सप्लायर होता है फ्यूल, और फ्यूल प्राइसेस को वो कंट्रोल करते हैं ओपेक वाले, दुबई वाले शेख, तो उनका बार्गेनिंग पावर हाई रहता है मेरे बार्गेनिंग पावर से। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, तो शायद मैं जो प्राइस सेट करूं उसमें वो लोग आ जाएंगे, बिकॉज जो कस्टमर्स है वो बहुत ज्यादा है, उनका कोई सिंगल पावर नहीं है, सप्लायर्स का एक पावर है, सप्लायर्स में ओलिगोपोली चलता है, वहां पे बहुत कम सप्लायर्स है, तो वो बार्गेन कर सकते हैं, कस्टमर मेरे से नहीं कर पाएंगे बात, अनलेस उन लोगों को पता चल जाए कि मैं बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ। थ्रेट ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट, अब एयरलाइन का सब्सटीट्यूट क्या होता है, रेलवे, एयरलाइन का सब्सटीट्यूट क्या होता है, वाटरवे, उसका सब्सटीट्यूट का थ्रेट क्या है, भाई एयरलाइन 1 घंटे में पहुंचा देती है, क्या ट्रेन पहुंचाती है, नहीं, तो थ्रेट का सब्सटीट्यूट का थ्रेट कम है। और कॉम्पिटिटर्स क्या क्या है, ठीक है, 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटर्स में अभी मुकेश को आना होगा, तो अभी एयर रक्षा है, इंडिगो है, ये है वो है, तो उनका मार्केट शेयर क्या है, वो लोग कैसे धंधा कर रहे हैं, वो सब। तो एक इंडस्ट्री में घुसने से पहले, एक इंडस्ट्री में घुसने से पहले उस इंडस्ट्री के बारे में मुझे 5 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स और कॉम्पिटिटर्स। बात समझ में आई। ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, एसपी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसपी। इतना रेलेवेंट जितना था आई हैव कवर्ड, ठीक है। चलो एक कॉल आ गया था। हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए, अब लेट्स जंप टू क्वेश्चन आंसर्स। पहला एमसीक्यू हमने इनहेरेंट रिस्क टिक मार दिया है पढ़ के ही, वो 2 मार्क कैश थे आपके लिए। लेट्स जंप टू एमसीक्यू नंबर 2। Cashier committed fraud and absconded with the proceeds. The chief accountant was unaware of when the fraud occurred. During the audit, the auditor failed to discover the fraud. However, after completion of audit, the chief accountant discovered the fraud. An investigation indicated that the auditor did not exercise proper skill and care, performing the work in a desultory and haphazard manner. कहाँ कहाँ उस पर एक्शन ली जा सकती है, 4 ऑप्शन है और कॉम्बिनेशन दिए। ड्यू डिलीजेंस एंड केयरफुल कंडक्ट तो लिया ही नहीं, तो जाने दो। Clause 7 Part 1 second schedule to the CA Act 1949 and SA 240 correct है। Auditor failed to plan and perform audit with professional skepticism correct है। Chartered accountant in practice can be deemed guilty of professional misconduct based on clause 7, ये गलत नहीं है, because 3 चीजें आएंगी, SA 240, SA इसका नॉन कंप्लायंस प्लस clause 7 Part 1 Schedule 1 plus professional skepticism, तो option 2 and 3 are correct, option 2 and 3 are। बात समझ में आई। ऑडिट का सिंपल क्वेश्चन था। KG Airlines has decided to remove the expiration date on the frequent flyer miles। frequent flyer miles मतलब मेरे पास अगर कोई कूपन है कि मैंने फॉर एग्जांपल 100 रुपए की एक टिकट ली थी, अभी वो आप 80 रुपए में नेक्स्ट टाइम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल विद इन 10 डेज। मैंने ऐसा बोला कि फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए की टिकट ली थी, आपने 1 तारीख को ट्रैवल किया, 1 जनवरी, अब आप 20% डिस्काउंट ले सकते हो अगले 10 दिन तक, मतलब 10 जनवरी तक यू हैव राइट टू क्लेम 20 रुपीज डिस्काउंट। अब मैंने ये कंडीशन हटा दी, ठीक है, या तो कंडीशन हटा दी या तो बढ़ा दी, तो कस्टमर तो ऐसा मजा आ जाएगा उसको, क्यों, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये तो सरप्राइज एलिमेंट था, किसके लिए, कस्टमर के लिए, तो कौन सा एट्रीब्यूट आएगा, डिलाइट एट्रीब्यूट। थ्रेशोल्ड नहीं आएगा, परफॉर्मेंस नहीं आएगा, क्यों, थ्रेशोल्ड बायर मिनिमम होता है, परफॉर्मेंस मतलब जितना एट्रीब्यूट बढ़ेगा उतना सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, रिवर्स तो आएगा नहीं, तो डिलाइट। बात समझ में आई। Assuming that Mr. Stephen is eligible to be appointed as a director. In line with the requirements, KG Airlines aimed to fill up the vacancy caused by resignation of Mr. KB Chakrabarti by nominating Stephen as an independent director. However, Mr. Ravi Kishan, a board member, objected, contending that Stephen lacks eligibility for board position due to already occupancy of a position as independent director in 3 listed entities. SEBI LODR में ये लिमिट है 7 की, ना कि 3 की, 7 की लिमिट है। SEBI LODR आप लॉ में पढ़ोगे तब 7 की लिमिट है, ठीक है। तो क्या स्टीफन एलिजिबल है, बिल्कुल। ऑप्शंस पढ़ते हैं, यस कंटेंशन इज करेक्ट, ये नहीं आएगा। नो कंटेंशन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्टीफन्स अपॉइंटमेंट, मैक्सिमम 20 कंपनीज, ये नहीं आएगा। 10 पब्लिक कंपनीज, ये नहीं आएगा। 7 लिस्टेड कंपनीज, ये आएगा। बात समझ में आई। ये तो 3 का बोल रहा है ना, ये 3 के बदले 7 की लिमिट है, बस इतना ही आपको समझना है, और समझना भी नहीं है आपको, बस ध्यान रखना है कि 3 की लिमिट नहीं है, 7 की है, तो आंसर आएगा डी।
Given the few parameters that need to be considered while using Porter's 5 forces model, match the parameter to appropriate category of the model. Congestion in airports due to non-availability of parking space. अच्छा, parking space आपको कौन देता है? कौन देता है? जो एयरपोर्ट का जो अथॉरिटी होती है वो देती है, जो आपको एयरपोर्ट का ऑपरेटर देता है। ठीक है, अब एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास जगह ही नहीं है, तो सप्लायर का पावर हुआ हाई सप्लायर पावर। अच्छा, पावर नहीं तो लिमिटेशन हो गई कि भाई सप्लायर आपको सप्लाई कम कर रहा है, या तो सप्लायर अपने टर्म्स नेगोशिएट कर पा रहा है, तो ए में आएगा 2, ए में आएगा 2। तो ये दोनों ऑप्शन काट दो, ऐसे एमसीक्यू उसको हैंडल करना चाहिए। अब बी में आएगा 1 या बी में आएगा 4? अब बी में आएगा 1, रिड्यूस नीड टू ट्रैवल ड्यू टू रिमोट वर्किंग कैपेबिलिटीज। reduced need to travel because of what? remote working capabilities। ये तो थ्रेट टू सब्स्टिट्यूट आएगा। क्यों भाई? अगर कोई काम ही नहीं कर रहा, सब घर पे बैठे, तो ट्रैवल कौन करेगा? तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। मैंने सब्स्टिट्यूट बोला था कि एविएशन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है रेलवे, बस, या एविएशन का सब्स्टिट्यूट ये भी तो हो सकता है नो नीड टू ट्रैवल। बात समझ में आ रही है? एविएशन का सब्स्टिट्यूट कौन हो सकता है? रेलवे, बस, वाटरवेज, या नो नीड टू ट्रैवल। तो ये भी तो सब्स्टिट्यूट हुआ कि घर पे बैठ के काम करो, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो ये ऑप्शन भी काट दो। दूसरे भी पढ़ लेते हैं। लो स्विचिंग कॉस्ट, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। लो स्विचिंग कॉस्ट, अच्छा लो स्विचिंग कॉस्ट है। लो स्विचिंग कॉस्ट किसकी है? कस्टमर की है। कस्टमर बोल सकता है कि इंडिगो नहीं, मैं एयर अक्सा से ट्रैवल कर लूंगा, तो हाई कस्टमर पावर, सी में 4। और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिससे एंट्रेंस मार्केट में बढ़ सकते हैं। जैसे सिविल एविएशन में सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आने पे सब्सिडरी देती है, तो नए एंट्रेंस आने के लिए उसके लिए चीजें लुक्रेटिव होंगी। वापस से कंजेशन एट एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट पे जगह ही नहीं है, तो सप्लायर के पास पावर है किसका? एयरपोर्ट का। दूसरा, रिड्यूस नीड टू ट्रैवल, वो तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, ट्रैवल का सब्स्टिट्यूट नो ट्रैवल, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तीसरा, लो स्विचिंग कॉस्ट, किसके लिए? कस्टमर के लिए, तो हाई कस्टमर पावर। और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री में प्लेयर्स को आने पे सब्सिडरी दे रही है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ में आई? ठीक है सर। Descriptive questions. Construct a balanced scorecard table for KG Airlines, identifying 2 goals along with corresponding performance measures for each perspective. Perspective 4, ठीक है। Evaluate the relevance of these goals and performance measures to KG Airlines. इंस्टीट्यूट का आंसर बता दो, क्या लिखा है? बैलेंस स्कोर कार्ड यहाँ पे, ठीक है। कितना लंबा आंसर लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इंस्टीट्यूट ने लंबा चौड़ा लिख के नीचे क्या लिखा है? 2 गोल्स ईच विथ 2 करस्पॉन्डिंग परफॉर्मेंस मेजर्स आर सफिशिएंट। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस स्कोर कार्ड, नंबर 1, identifying 2 goals along with performance measures for each perspective, evaluate the relevance of these goals and performance measures to KGIs। और इधर क्या बोला है? 2 goals and 2 performance measures are sufficient। तो अब करना क्या है? आंसर को फॉलो करें या क्वेश्चन को फॉलो करें? आंसर को फॉलो करें या क्वेश्चन को फॉलो करें? मतलब 2 goals और 2 objectives, सॉरी 2 goals और 2 परफॉर्मेंस मेजर्स देके छोड़ दे, या रेलेवेंस भी लिखे? और इंस्टीट्यूट ने रेलेवेंस में मन से जो लिखना था लिखा है, बिकॉज उनके पास कोई एविएशन का एक्सपर्ट बैठ गया होगा, उसने जो मन पड़े वो लिखा है, ठीक है। गलत नहीं लिखा है, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, आई एम सेइंग इट इज एड हॉक, ज्ञान लिखा है। तो मैंने अपने आंसर में ये ज्ञान नहीं लिखा। आपको अगर लिखना है आप पढ़ के लिख सकते हो, बिकॉज इस 5 मार्क के लिए स्टूडेंट्स वैसे भी टेंस है। इंस्टीट्यूट ने इतना बड़ा आंसर बनाया है इसका, आता कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। उसके लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है। तो मैंने क्या आंसर दिया है आपको? मैंने बहुत सिंपल आंसर दिया है। यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है एंड मेजर्स है। जो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि जो सफिशिएंट है, जो चीजें सफिशिएंट है वो दिए, गोल्स दिए, परफॉर्मेंस मेजर्स दिए। देखो, गोल्स दिए और मेजर्स दिए फॉर ईच पर्सपेक्टिव। इसके आगे मैं नहीं गया। क्यों? बिकॉज इतना स्ट्रेस 5 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है? 2 goals and 2 performance measures। मैंने 2 goals 2 performance measures दे दिए। आपको आपका मन
आपको ये आंसर फॉलो करना है करो, आपको इंस्टीट्यूट का पूरा लंबा चौड़ा पढ़ना है पढ़ो, आप उसमें से काट के यहाँ पे रिलेवेंस लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। मैंने इतना ही दिया है बिकॉज 5 मार्क्स के लिए दिस इज सफिशियंट, मेरे हिसाब से दिस इज सफिशियंट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, आइए देखते हैं कौन से 4 पर्सपेक्टिव बताए थे मैंने, कौन से 4 पर्सपेक्टिव बताए थे, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल, लर्निंग। उसमें मेरा गोल क्या है, फाइनेंशियल में मेरा गोल क्या है, मुझे अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले मुझे अपने जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है उसको कम करना है, नंबर 1 गोल। एंड सेकंड, रेवेन्यू बढ़ाना है। सिंपल सोचो ना, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, 2 ऑब्जेक्टिव मिल गए। अब कॉस्ट कम करनी है तो उसके 2 मेजर्स देने पड़ेंगे मुझे कि कैसे मैं कॉस्ट को कम करूंगा, वो मेरा एक टारगेट होगा। और मेजर क्या होगा, किस चीज को कम करूंगा, तो कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर को मुझे कम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर कितना था, 4.65 से 4.85 हो गया था, तो उसको मुझे कम करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ लीजिंग एयरक्राफ्ट, ये भी मुझे कम करना पड़ेगा, मुझे उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा कि भाई मेरे से इतना ज्यादा लीज रेंट मत ले तू। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में सबसे पहला गोल लोअर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, उसमें कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर को मुझे कम करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ लीजिंग द एयरक्राफ्ट को मुझे कम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का फर्स्ट गोल के 2 मेजर्स, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के फर्स्ट गोल के 2 मेजर्स। पहला गोल कौन सा, लोअर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, उसके 2 मेजर्स। सबसे पहला कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, दूसरा कॉस्ट ऑफ लीजिंग द एयरक्राफ्ट। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का सेकंड गोल कौन सा है, इंक्रीज इन रेवेन्यू। उसमें मेरे मेजर्स क्या होंगे, रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर। देखो यहाँ पे रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर जो बढ़ रहा है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। क्या किधर गया, दूसरा रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर, मुझे टोटल रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। इसको दोनों को आप एक मान लो, तो मैंने तीसरा दे दिया है रेवेन्यू फ्रॉम न्यू रूट्स। जैसे मेरा जो फिक्स रूट्स है जहां पे मेरा बिजनेस ज्यादा है, वहां पे एक लेवल के बाद मैं उसको बढ़ा नहीं पाऊंगा बिकॉज दूसरे प्लेयर्स भी है, तो मुझे नए रूट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। नए रूट्स मतलब फॉर एग्जांपल मुंबई टू दिल्ली मेरा मैक्स रूट है, तो मुझे अहमदाबाद टू चेन्नई का एक नया रूट डिप्लॉय करना पड़ेगा और वहां से मुझे नया रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये 2 गोल्स, सॉरी 2 मेजर्स को एक ही रखना है, तो आपको मैंने दूसरा भी दे दिया। एग्जाम में आपको 2 लिख के आए, इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला। कस्टमर पर्सपेक्टिव, पहला पर्सपेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल, उसके 2 गोल, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, और उसके 2 मेजर्स मैंने आपको करा दिए। कस्टमर पर्सपेक्टिव में कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर प्रिवेंशन, सॉरी कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। कस्टमर जो है उसको सेटिस्फाई करो एंड नए कस्टमर को लाओ और उसको सिस्टम में रखो। सबसे पहला कस्टमर जो है उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ाओ और दूसरा नए कस्टमर्स लेके। ये मेरे 2 गोल्स हुए, किस पर्सपेक्टिव के, कस्टमर पर्सपेक्टिव के। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए जो परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड फ्लाइट कैंसल्ड है उसको कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड फ्लाइट कैंसल है उसको कम करना पड़ेगा, और रिजॉल्व अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स है उसको भी कम करना पड़ेगा। यहाँ पे यहीं से उठाया है मैंने, देखो फ्लाइट्स जो कैंसिल वो 0.5% थी, अब 1% हो गई, तो उसको कम करना पड़ेगा। और 4 अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स थी वो 10 हो गई, उसको भी कम करना पड़ेगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए मुझे फ्लाइट्स कैंसिलेशन हो रही है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, उस इश्यूज को कि फ्लाइट कैंसिल ना हो, और जो कस्टमर कंप्लेंट्स है वो अनरिजॉल्व ना रहे, ये भी देखना पड़ेगा। कस्टमर एक्विजिशन रिटेंशन के लिए मुझे क्या मेजर है, तो मैं नए कस्टमर्स कितने लेके आ रहा हूँ सिस्टम में, नए कस्टमर्स कितने लेके आ रहा हूँ सिस्टम में, नए कस्टमर्स जो जो नए कस्टमर्स है उनको रिटेन कैसे कर रहा हूँ, और अवार्ड्स वॉन, जैसा यहाँ पे कुछ बोला था, ध्यान दो, कुछ अवार्ड्स की बात हुई थी यहाँ पे, मैनेजिंग कस्टमर लॉयल्टी में। यहाँ पे देखो कस्टमर की रेटिंग्स के हिसाब से मुझे बहुत सारी एजेंसी से अवार्ड मिलता है, तो कस्टमर रिटेंशन के लिए मुझे कितने अवार्ड्स मिले, कितने नए कस्टमर्स दूसरी एयरलाइंस को छोड़ के मेरी एयरलाइंस में आ रहे हैं, ठीक है, उससे पता चलेगा कि कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन कैसे हो रहा है। सी मेरा आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर डिफर करेगा, बट आप इंस्टीट्यूट का आंसर लिख के आ ही नहीं सकते, टाइम भी नहीं है और आपके पास उतना स्कोप भी नहीं है कि कितना लिख के आओगे, कितना आप घुमाओगे। बात समझ में आ रही है, बिकॉज ये चीजें इंस्टीट्यूट ने मन से लिखी है और मैंने इंस्टीट्यूट का एक थोड़ा बहुत अडेप्टिव करके मैंने आंसर बनाया।
ठीक है। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव में सबसे पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उसमें परसेंटेज ऑफ फ्लाइट्स कैंसल्ड एंड अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स। दूसरा कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन में कितने नए कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स रुक रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा ही लिखा है। अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरा आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर डिफर कर सकता है, यहाँ पे देखो कस्टमर पर्सपेक्टिव, देखो नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर्स, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स, देखो यहाँ पे रिपीट कस्टमर्स, यहाँ पे न्यू कस्टमर्स। तो इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है मैंने उसको उसी को अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। तीसरा पर्सपेक्टिव हो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, इंटरनल एफिशिएंसीज में कैसे मैं काम कर रहा हूँ। तो इम्प्रूव ऑपरेशंस, उसमें टर्न अराउंड टाइम को कम करना है, सेफ्टी लैब्स इंसिडेंट्स को कम करना है। कौन सा पर्सपेक्टिव चल रहा है, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। उसका सबसे पहला गोल कौन सा है, सबसे पहला गोल कौन सा है, इंप्रूव ऑपरेशंस, उसमें टर्न अराउंड टाइम को कम करो और सेफ्टी इंसिडेंट्स को कम करो। दूसरा डिजिटलाइजेशन लेके आओ अपने बिजनेस में जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़े। तो कॉस्ट सेविंग्स ड्यू टू डिजिटलाइजेशन कितना किया मैंने। वेबसाइट डाउन टाइम, कितने टाइम तक मेरी वेबसाइट अनअवेलेबल थी, ये मैंने मन से नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो ये भी मैंने मन से नहीं लिखा है। देखो वेबसाइट डाउन टाइम मैं कहां से पॉइंट लेके आया, digital capabilities में while the digitalization of process brings significant benefits, scheduled maintenance activities remain crucial for ensuring that the efficiency and safety of airline operations। मतलब अगर मेरी जो वेबसाइट है वो डाउन टाइम में चली जाती है तो उससे मेरा काम ठप हो जाएगा। और ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन बुकिंग का रेशियो कितना है, कितने कस्टमर्स ओवर द काउंटर बुक करते हैं, कितने कस्टमर्स ऑनलाइन बुक करते हैं, ये आप डिजिटलाइजेशन का मेजर्स आपको दे दिया। और लास्ट लर्निंग एंड ग्रोथ, लास्ट लर्निंग एंड ग्रोथ, उसमें स्टाफ मोटिवेशन, मुझे क्या नई चीज करनी पड़ेगी तो स्टाफ को मोटिवेट करना पड़ेगा। उसके दो मेजर्स क्या, एट्रिशन रेट और एब्सेंस रेट। एट्रिशन रेट और एब्सेंस रेट, एट्रिशन रेट मेरा 15 to 20%, सॉरी 10 से 15 हो गया तो उसको कम करना है, और एब्सेंस रेट को कम करना है। और पर्सोनल ग्रोथ एंड स्टाफ मोरल को मैं कैसे करूंगा, तो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करूंगा। किसकी, स्टाफ की, ये भी आया था पॉइंट, ये भी मैंने मन से नहीं लिखा, यहाँ पे देखो वर्कफोर्स मैनेजमेंट में यहाँ पे पर्सोनल ग्रोथ एंड इम्प्रूव स्टाफ मोरल। टेक्निकल मैं क्या करूंगा, टेक्निकल ट्रेनिंग करूंगा उनकी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव एमेनिटीज, यहाँ पे देखो अट्रैक्टिव पे पैकेजेस, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वर्क टू होम, रिक्रिएशनल रूम्स, ये क्या है, एमेनिटीज है। तो इसकी कितनी कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, मतलब इसमें मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इसमें इन्वेस्ट ज्यादा करूंगा तो स्टाफ को मजा आएगा तो वो रुकेगा। जितनी फैसिलिटीज मैं अपने स्टाफ को दूंगा उतना ही वो मेरे साथ रुकेगा। आंसर रिव्यू करते हैं वापस, आपके लिए ये चीज बहुत नई है, इंस्टीट्यूट से आपको लगेगा कि बहुत डिफर कर रही है, लेकिन अगर आप ये लिख के आते हो तो 3.5 to 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे फाइनल से, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने इतना लंबा चौड़ा लिखा है, खुद नीचे। बात समझ में आ रही है। तो 4 पर्सपेक्टिव, सबसे पहला फाइनेंशियल, सेकंड क्या होता है कस्टमर, थर्ड लर्निंग एंड ग्रोथ, सॉरी थर्ड इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, चौथा लर्निंग एंड ग्रोथ। उसके फाइनेंशियल के कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लोअर द कॉस्ट इंक्रीज द रेवेन्यू, कस्टमर के कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। फिर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में इंप्रूव ऑपरेशंस और डिजिटलाइजेशन। चौथा लर्निंग एंड ग्रोथ में मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, स्टाफ को मोटिवेट करो और स्टाफ का मोरल बढ़ाओ और पर्सनल ग्रोथ करो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा जो इंस्टीट्यूट ने दिया था ना, उसका शॉर्ट फॉर्म में हमने जो रिक्वायर्ड था उतना आंसर हमने यहाँ पे डिस्कस, ठीक है। वन पॉइंट सेवन, on 19th October, Mr. KB resigned after working about 45 days as a director. The board wishes to fill up the said vacancy by appointing Mr. Stephen in the capacity of independent director in the forthcoming meeting of the board. Board meeting is scheduled on 31st December. Advise the board, keeping in view the provisions of Companies Act 13 with respect to appointment of Mr. Stephen. अच्छा, KB रिजाइन करके गया, स्टीफन को अपॉइंट करना है, तो KB का एक बार स्टोरी देख ले, एनेक्शर में दिया था यहाँ पे। KB Chakraborty, independent director. KB had a successful career as a marketing executive, serving as marketing director of a major quoted engineering company up till 2015. KB is a fellow of CSEP. He is also independent director on the boards of several companies. KB was appointed as a casual vacancy director on 3rd September 23. His appointment was subsequently approved by members in the immediate general meeting. मतलब जो KB है वो डायरेक्टर भी किसी और की जगह आया था वापस से। जो केबी डायरेक्टर है, केबी चक्रवर्ती,
वो भी किसी और डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी फिल होने पे आया था। 3 सितंबर को, यहाँ पे मैंने चार्ट फॉर्म में दिया, 3 सितंबर को एक कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई और उसमें केबी चक्रवर्ती को अपॉइंट किया। 19 अक्टूबर को जिसको कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए अपॉइंट किया था वो भी छोड़ के चला गया। तो बात समझो, लॉ में पढ़ोगे, कैजुअल वैकेंसी में कैजुअल वैकेंसी आ गई, वापस से कैजुअल वैकेंसी में कैजुअल वैकेंसी आ गई, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, अपॉइंट हुआ, रिजाइन करके चला गया, तो कैजुअल वैकेंसी में कैजुअल वैकेंसी आ गई। तो अब कैजुअल वैकेंसी की कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल आउट होगी, उसका डिस्कशन। तो लॉ क्या, ध्यान दे, मैं प्रोविजन पढ़ूंगा, इंटरप्रेट आप करो। कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन, if the office of any director appointed by the company in the general meeting, इस पे ना ऐसे 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 करते हैं, in the general meeting, in the general meeting मतलब जनरल मीटिंग में एक डायरेक्टर अपॉइंट, वो रिजाइन करके चला गया, तो बोर्ड ने उस वैकेंसी को फिल किया। अब जब बोर्ड एक कैजुअल वैकेंसी फिल करता है तब मेंबर्स को उससे अप्रूव करवाना पड़ता है, और उसका जो टर्म होता है वो ओरिजिनल डायरेक्टर की टर्म जितना ही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल 2 साल पहले मैंने एक डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, अब दूसरे साल के एंड में वो छोड़ के चला गया, नया डायरेक्टर बोर्ड ने अप्रूव किया, मेंबर्स ने बोर्ड ने अपॉइंट किया, मेंबर्स ने अप्रूव किया, तो उसकी टर्म क्या होगी, 3 साल की, ना कि पूरे 5 साल। लेकिन ये जो डायरेक्टर था वो भी 1 साल में रिजाइन करके चला गया, तो अब क्या होगा, क्या बोर्ड उसे वापस फिल कर सकता है? नहीं, बोर्ड उसे वापस फिल नहीं कर सकता, बिकॉज कैजुअल वैकेंसी सिर्फ जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए डायरेक्टर के लिए ही फिल हो सकती है, ना कि बोर्ड ने अपॉइंट किया। तो सर अब बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड को एक सिंपल चीज करेगा, बीच का रास्ता, बोर्ड को उस डायरेक्टर को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है अप टू द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट जनरल मीटिंग, एंड नेक्स्ट जनरल मीटिंग में मेंबर्स को बोलना है कि इसको मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, आप अप्रूवल दो। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? वापस ध्यान दो, एजीएम में एक डायरेक्टर अपॉइंट, कैजुअल वैकेंसी आ गई, नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया, वो भी छोड़ के चला गया, तो अब क्या बोर्ड उसको अपॉइंट कर सकता है? नहीं, बिकॉज उसका पावर बोर्ड के पास नहीं है। बोर्ड सिर्फ एक बार अपॉइंट कर सकता है, जिस कैजुअल वैकेंसी को जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था उसकी कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड सिर्फ एक बार फिल कर सकता है। उसके बाद अगर वो भी छोड़ के चला जाता है तो बोर्ड के पास अब कैजुअल वैकेंसी फिल करने का राइट नहीं है, वो उसको एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है अप टू द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट जनरल मीटिंग, और फिर मेंबर्स को बोलने का कि इसको आप परमानेंट कर दो। सर एडिशनल डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी फिल्ड डायरेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों ही तो डायरेक्टर है, डिफरेंस है, एडिशनल डायरेक्टर सिर्फ अगली टर्म तक अपॉइंट हो सकता है, वेरएज जो कैजुअल वैकेंसी फिल करने आया है वो रिमेनिंग टर्म के लिए होता है, मतलब जैसे वो 3 साल के लिए हो सकता है, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर सिर्फ 1 साल। भान पड़ी, मैंने आपके भेजे में जो भेजा वो गया? आई डोंट थिंक, या आई थिंक, जो भी, such type of vacancy needs to be filled by the board by appointing an additional director। तो स्टीफन क्या कंपनी में एज ए डायरेक्टर आ सकता है, एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ सकता है, बट वो एडिशनल होगा, ना कि उस डायरेक्टर के बदले आए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होता है, दो के बीच में एक बीच में आता है, एक आध साल उसको खुश रखता है, फिर शादी हो जाती है। सर ऐसी चीजें बोल के हमारे मन की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, सॉरी। In the light of above provisions, Mr. Stephen can be appointed as an additional director, provided that the articles of association general term है. The term of Mr. Stephen will be till the conclusion of the next general meeting. Appointment may be regularized. members को बाद में बोल सकता हूँ कि इसको रख लो परमानेंट, अच्छा बनता है, following the provisions of section 140। बात समझ आई हो तो थोड़ी क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। चलो, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन था। अभी इसी का दूसरा एक सब क्वेश्चन था कुछ, फाइंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड विद इन विच द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर स्टीफन कैन बी मेड। अच्छा, वैकेंसी को फिल करने का बोर्ड के पास जो पावर होता है उसकी टाइम लिमिट होती है 3 month फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ वैकेंसी और नेक्स्ट जनरल मीटिंग, व्हिचएवर इज लेटर, नॉट अर्लियर।
3 month from the creation of vacancy or next general meeting, which next board meeting, not next general meeting. 3 month from the creation of vacancy or next board meeting, whichever is later. तो 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी क्या होगा? 19 अक्टूबर को वैकेंसी क्रिएट हुई थी, तो उसके 3 मंथ 18 जनवरी, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जैन, तो 18 जैन 24 और 31 दिसंबर को जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो शेड्यूल्ड है। ये सर कहाँ दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन ढंग से पढ़ा दो। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन 31 दिसंबर। बात समझ में आई? विच एवर इज लेटर, तो आप कब तक उसको अपॉइंट कर सकते हो, कब तक? लेटेस्ट बाय 18 जैन 24। समझ में आया? ये 5 मार्क का एक और आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का, एंड देन वी विल बी थ्रू। To recognize ticket sales from the flights KG airline operates, you are required to answer the following. Determine the transaction price, how it will book the revenue in the future flights. Second, does KG Airlines have to pay GST on import levies such as UDF, PSF, etc.? Briefly discuss. KG Airlines have to pay collection charges of pay GST on collection charges of flights. ठीक है, ध्यान दो। ट्रांजैक्शन प्राइस जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है? ट्रांजैक्शन प्राइस, वन वर्ड, तो उसका वन वर्ड आंसर आएगा 10,000 माइनस 5%, 9,500। सर इतना सिंपल? हाँ, क्योंकि कोई और एलिमेंट नहीं है। क्या बोला है? 10,000 पे 5% डिस्काउंट, 9,500 की टिकट आती है, उस पे 5% जीएसटी आता है, उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फी, यूजर डेवलपमेंट फी, जीएसटी वगैरह। तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस है जिसपे मुझे रेवेन्यू बुक करना है वो तो 9,500 भी होगा। तो अगर मुझे अपने आप को क्वेश्चन की लाइन तक ही रेस्ट्रिक्टेड रखना है तो आई विल से transaction price as per Ind AS 115 is 10,000 minus 5%, 9,500, and the company should book 9,500 revenue for each ticket in the subsequent flights. लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एडिशनल ज्ञान दिया है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सिंपल। 9,500 का रेवेन्यू है, उस पर 5% जीएसटी ऐड कर दो, ओके। उस पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फी, यूजर डेवलपमेंट फी, ये दोनों ऐड कर दो। ये दोनों ऐड क्यों हो रहा है समझाता हूँ। दोनों ऐड कर दिया, 750 to 10725। ये अमाउंट कलेक्ट करेगा कौन? एयरलाइन। किससे? कस्टमर से। 10725 अमाउंट कौन कलेक्ट करेगा? एयरलाइन। किससे? कस्टमर से। लेकिन इसके 3 पार्ट, ये जाएगा कंपनी की जेब में, 475 का जीएसटी जाएगा गवर्नमेंट, 500 और 250 पास ऑन टू द एयरपोर्ट ऑपरेटर। अब कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप फ्लाइट में चढ़ने वाले हो तो आपने टिकट ली, ठीक है, तो एयरलाइन कंपनी आपसे यूजर डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस फी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फी कलेक्ट करेगी एज एन एजेंट कलेक्ट करेगी, एज एन एजेंट कलेक्ट करेगी। जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को देगी। पैसेंजर या तो यूजर डेवलपमेंट फी है वो भी किसको पास ऑन करेगी? कौन? एयरलाइन। कौन करेगी? किसको पास ऑन करेगी? एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो वापस से, जो कस्टमर है वो एयरलाइन को क्या क्या पे करेगा? टिकट का प्राइस पे करेगा, जीएसटी पे करेगा, पैसेंजर सर्विस फी पे करेगा, यूजर डेवलपमेंट फी पे करेगा और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फी पे करेगा। किसको? एयरलाइन। कितना ये अमाउंट है? 10725। इसमें से एयरलाइन 750 रुपीज यहाँ पे 750 रुपीज किसको पास ऑन करेगी? एयरपोर्ट ऑपरेटर। बिकॉज ये रेवेन्यू एसेंशियली एयरपोर्ट ऑपरेटर का है। आप एयरपोर्ट जाते हो, वहां पे बैठते हो, वहां की एमिनिटीज को यूज करते हो, तो एयरपोर्ट को आप कुछ पे करते हो। जैसे आप प्लेटफॉर्म टिकट पे प्लेटफॉर्म टिकट लेते हो, कहाँ पे? रेलवे में। वैसे आप एयरपोर्ट पे कोई टिकट लेते हो क्या? प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते हो, बट आप एयरपोर्ट की फैसिलिटीज को यूज तो करते हो। तो वो पैसा आपसे एयरलाइन कंपनी चार्ज करके एयरपोर्ट ऑपरेटर को ट्रांसमिट कर देती। और ये कलेक्शन करने के लिए जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है वो एयरलाइन को कलेक्शन चार्जेस देता है कि तूने मेरे बिहाफ पे फीस कलेक्ट की, ये ले 5 रुपए रख छुट्टा। ठीक है, तो अब सवाल क्या एयरलाइन को इस 7.5 पे जीएसटी पे करना पड़ेगा? इल्ले। क्यों? ये रेवेन्यू एयरलाइन का नहीं, ये रेवेन्यू किसका? एयरपोर्ट ऑपरेटर का। तो क्या पीएसएफ, यूडीएफ या एएसएफ पे एयरलाइन को कुछ जीएसटी पे करना पड़ेगा? ना। कौन पे करेगा? एयरपोर्ट ऑपरेटर। किसको? गवर्नमेंट। 750 इंटू रेट।
लेकिन क्या 5 रुपए पे एयरलाइन को जीएसटी पे करना पड़ेगा? क्यों? ये एयरलाइन का रेवेन्यू है। मैंने एयरपोर्ट ऑपरेटर के बिहाफ पे कुछ चार्जेस कलेक्ट किए जिसका कंसिडरेशन मुझे एयरपोर्ट ऑपरेटर ने दिया, तो ये तो मेरा रेवेन्यू है। इस पे जीएसटी कौन पे करेगा? एयरलाइन। बात समझ में आई? तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो, airline operates as an agent for collection and hence PSF, UDF, ASF are excluded from the value of supplies of airline. Hence, airline is not liable to pay GST on the same. Airport operator will pay GST on passenger service fee or user development. लेकिन airlines will have to pay GST on collection charges at it has provided services to the airport authority and charges are in form of what? Consideration. समझ में आई बात? आई होप आई यार। ये केस स्टडी बड़ी थी, आई अग्री, थोड़ी एम्बिग्यूअस थी, आई अग्री, थोड़ी मेहनत लगी, आई अग्री, लेकिन सीए फाइनल ऑफ कोर्स यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क। अच्छा, थोड़ा ये डिस्टरबेंस आपको अगर फील हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, आई लुक फॉर अ बेटर माइक। काम अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, जो करना हो कर देना, प्यार बरसा देना बहुत सारा। मिलते हैं ईसीआरटीपी की दूसरी केस स्टडी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।